हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल द इकोनॉमिया। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो सीरीज हमारे पास चल रही थी वो क्लोज्ड इकोनॉमी के लिए चल रही थी और आज हमारी क्लोज्ड इकोनॉमी की क्लास नंबर 13 है बच्चों। देखो बच्चों, अब तक की क्लासेस के अंदर हम अपना पूरा का पूरा क्लोज्ड इकोनॉमी खत्म करने जा रहे हैं, जहाँ पे हमने ISLA मॉडल पूरा डिस्कस कर लिया है, फिस्कल पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसीज को डिस्कस कर लिया है, फिस्कल पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी मल्टीप्लायर को डिस्कस कर लिया है और हमने ट्रांसमिशन मैकेनिज्म ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी को डिस्कस कर लिया है। और आज वाली क्लास के अंदर बच्चों हम डिस्कस करने वाले हैं इफेक्ट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, देखो यहाँ पर किसी भी पॉलिसी या तो हमारे पास फिस्कल पॉलिसी हो या फिर हमारे पास मॉनेटरी पॉलिसी हो, दोनों की दोनों पॉलिसीज के जो इम्पैक्ट हैं बच्चों वो हमारे पास हमारी इकोनॉमी के अंदर 3 तरीके से पड़ते हैं। वो 3 केसेस होते हैं हमारे पास। पहला होता है इंटरमीडिएट, दूसरा होता है कीन्जियन केस और तीसरा होता है हमारे पास क्लासिकल केस। ठीक है, आज वाली क्लास के अंदर हम मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ लेते हैं, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम फिस्कल पॉलिसीज को कवर कर लेंगे। राइट, तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। बच्चों यहाँ पर आता है हमारे पास इफेक्ट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। ये सब बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। ठीक है, ध्यान से देखना क्योंकि एग्जाम के अंदर बहुत सारे बच्चे इसके बीच में कंफ्यूज हो जाते हैं और कई बार क्वेश्चन गलत हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, जब हम इफेक्ट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी की बात करते हैं बच्चों, तो हमारे पास जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है उसके इफेक्ट कितने तरीके से पड़ते हैं? 3 तरीकों से पड़ते हैं। अब सबसे पहले आता है हमारे पास इंटरमीडिएट केस, जो अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं, जिसके अंदर इंटरमीडिएट केस कौन सा होता है? जिसके अंदर हमारा जो LM कर्व होता है बच्चों वो कौन से कैसे बनता है? अपवर्ड स्लोपिंग बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास केस नंबर 1 आता है जिसे हम इंटरमीडिएट केस कहते हैं बच्चों। देखो यहाँ पर हमारे पास ये आउटपुट है, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है। ठीक है, ये IS कर्व बन गया और ये हमारा LM कर्व बन गया। ठीक है, अब देखो हमारे पास जो इक्विलिब्रियम आएगा वो यहाँ पर आएगा। राइट, दैट इज E हमारे पास इक्विलिब्रियम हो गया। Y1 इज द आउटपुट ऑफ द इकोनॉमी एट द इक्विलिब्रियम लेवल एंड I1 इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द इकोनॉमी एट द इक्विलिब्रियम लेवल। ठीक है, अब हमारी सेंट्रल बैंक यानी कि RBI क्या करती है? एक मॉनेटरी पॉलिसी लेकर आती है। ठीक है, RBI क्या कर रही है? मॉनेटरी पॉलिसी लेकर आती है। अब मॉनेटरी पॉलिसी भी हमारे पास 2 तरह की होती है, एक एक्सपेंशनरी होती है और एक कॉन्ट्रैक्शनरी होती है। ठीक है, हम लेट कर लेते हैं कि RBI कौन सी पॉलिसी लेकर आ रही है? एक्सपेंशनरी पॉलिसी लेकर आ रही है। ठीक है, एक्सपेंशनरी पॉलिसी के केस में क्या होगा? RBI मनी सप्लाई को इंक्रीज करेगी। यही होती है ना एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, अब अगर हमारी इकोनॉमी के अंदर मनी सप्लाई इंक्रीज कर जाएगी तो हमारा जो LM कर्व है वो राइटवर्ड शिफ्ट कर जाएगा। चलो शिफ्ट कर गया हमारा LM कर्व राइटवर्ड, LM डैश पर। राइट, अब देखो बच्चों, अगर हम सिर्फ और सिर्फ मनी मार्केट की बात करें तो हमारा जो आउटपुट लेवल है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक शिफ्ट करना चाहिए, क्योंकि हमारी मनी सप्लाई के अंदर इतना इंक्रीमेंट हुआ है। ठीक है, इसे हम एक्सेस मनी सप्लाई कहते थे ना, तो इतना इंक्रीमेंट हमारा किसमें हुआ है? मनी सप्लाई में हुआ है। तो हमारा जो आउटपुट है वो यहाँ से यहाँ शिफ्ट करना चाहिए। अगर हम सिर्फ और सिर्फ मनी मार्केट की बात कर रहे हैं बच्चों, यहाँ पे जो IS है ना इसे छोड़ दो, IS सोचो कि यहाँ पर है ही नहीं। ठीक है, IS है ही नहीं तो सिर्फ हम मनी मार्केट की बात कर रहे हैं। मनी मार्केट के अंदर हमारा आउटपुट यहाँ से यहाँ शिफ्ट करना चाहिए, दैट इज पॉइंट E डैश। ठीक है, तो आउटपुट आ गया हमारे पास ये वाला, दैट इज Y2। राइट, अब देखो बच्चों, ये जब हमारे पास IS कर्व नहीं होता था और LM कर्व सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे शिफ्ट कर जाता था तो आउटपुट में कितना चेंज आता था? ये जो चेंज आता था बच्चों हमारे पास ये आता था, चेंज इन Y इज इक्वल टू चेंज इन रियल मनी सप्लाई। ठीक है, अगर याद ना हो तो क्लास नंबर 8 LM कर्व की शिफ्टिंग देख लेना। ठीक है, अब सपोज करो कि हमारे पास IS कर्व भी आ गया। अगर जब IS कर्व आ गया उस केस में हमारा जो इक्विलिब्रियम है वो यहाँ से यहाँ शिफ्ट ना होकर कहाँ रहेगा? इकोनॉमी के इक्विलिब्रियम पर रहेगा, जहां पर हमारा न्यू वाला LM और पुराने वाला IS क्या करेगा? इंटरसेक्ट करेगा। तो ये जो इक्विलिब्रियम आएगा हमारे पास ये वाला इक्विलिब्रियम आएगा, दैट इज E डबल डैश। ठीक है, अब इस वाले पॉइंट के ऊपर बच्चों देखो हमारे पास आउटपुट क्या आएगा? आउटपुट आएगा ये और रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा ये। ठीक है, इसे हमने कह दिया आउटपुट Y3 और इस इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इंटरेस्ट को कह दिया हमने I2। ठीक है, अब देखो ये तो हमें चेंज पता चल गया, लेकिन ये वाला जो चेंज होता था ये कैसे निकालते थे हम? दैट इज Y1 टू Y3। ये किस तरीके से निकालते थे हम?
बच्चों ये निकालते थे हम मॉनेटरी पॉलिसी मल्टीप्लायर की हेल्प से। मॉनेटरी पॉलिसी मल्टीप्लायर याद है बच्चों, जब हम अपने टोटल आउटपुट को डिफरेंशिएट करते थे विद रिस्पेक्ट टू मनी सप्लाई, याद है? तो उसमें आता था हमारा चेंज इन आउटपुट अपॉन में चेंज इन रियल मनी सप्लाई इज इक्वल टू एच अपॉन में के इंटू गामा, ये आता था। तो यहाँ से हम चेंज इन y निकालेंगे, चेंज इन y इज इक्वल टू h अपॉन में k इंटू गामा इंटू चेंज इन रियल मनी सप्लाई। ठीक है, तो ये वाला जो चेंज आएगा हमारे पास, ये चेंज कितना आएगा बच्चों? ये आएगा हमारे पास चेंज इन y इज इक्वल टू h अपॉन में k इंटू गामा इंटू रियल मनी सप्लाई, चेंज इन रियल मनी सप्लाई। ठीक है, ये चेंज आएगा हमारे पास ये वाला। देखो बच्चों, अब हुआ क्या हमारे पास, जब हमारे पास IS कर्व नहीं था तो हमारे आउटपुट में इतना चेंज आया जो कि हमारा चेंज इन रियल मनी सप्लाई के बराबर था। ठीक है, LM कर्व की शिफ्टिंग क्लास नंबर 8 में देख लेना। ठीक है, अब दूसरी चीज आती है हमारे पास, जब हमारे पास IS की, सब हम साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, तो मॉनेटरी पॉलिसी की वजह से हमारे आउटपुट में जो चेंज आएगा वो ये वाला चेंज होगा, जो कि कितना है h अपॉन k इंटू गामा इंटू चेंज इन रियल मनी सप्लाई। ठीक है, अब ये जो टोटल चेंज है वो इस वाले चेंज से कम है, यानी कि रियल मनी सप्लाई की चेंज से कम होगा। राइट, अब ये तो होता है हमारा इंटरमीडिएट केस बच्चों। क्लास नंबर 12 की अगर हम बात करें तो क्लास नंबर 12 के अंदर हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था जिसका नाम था मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन मैकेनिज्म। ठीक है, अब मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन मैकेनिज्म क्या बताता था हमें कि हम इस पॉइंट से इस पॉइंट पर किस तरीके से जाते हैं। ठीक है, इस इकोनॉमी के अंदर इस पॉइंट से इस पॉइंट को हम किस तरीके से अचीव करते हैं, ये हमें कौन बताता था? ट्रांसमिशन मैकेनिज्म बताता था। तो ट्रांसमिशन मैकेनिज्म क्या था कि बच्चों अगर इकोनॉमी के अंदर मनी सप्लाई इंक्रीज कर जाए, ठीक है, रियल मनी सप्लाई इंक्रीज करेगी तो इस पॉइंट से LM का क्या करेगा? शिफ्ट करेगा। राइट, अब इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जब हमारा LM शिफ्ट करेगा तो इस पॉइंट के ऊपर हमारा जो पोर्टफोलियो है वो इक्विलिब्रियम पर नहीं रहेगा, तो ये जो होगी हमारे पास, ये क्या आ जाएगी? एक्सेस मनी सप्लाई आ जाएगी। क्या आ जाएगी? एक्सेस मनी सप्लाई आ जाएगी। राइट, एक्सेस मनी सप्लाई हो जाएगी। जब इकोनॉमी के अंदर मनी सप्लाई बढ़ेगी तो इस वाले पॉइंट के ऊपर हमारे पास गुड्स मार्केट तो यहाँ पर ऑलरेडी इक्विलिब्रियम पर थी, तो यहाँ पर हमारे पास गुड्स अवेलेबल नहीं रहेंगे, तो लोग गुड्स ना खरीद कर क्या खरीदेंगे? बॉन्ड्स खरीदेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर डिमांड ऑफ बॉन्ड्स इंक्रीज करेगी। जब डिमांड ऑफ बॉन्ड्स इंक्रीज करेगी तो प्राइस ऑफ बॉन्ड्स इंक्रीज करेगा। जब प्राइस ऑफ बॉन्ड्स इंक्रीज करेगा तो हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा बच्चों? डिक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्रीज हो जाएगा। दैट इज दिस वाला पॉइंट बच्चों। ठीक है, ये वाला रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्रीज हो जाएगा। राइट, अब जब हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्रीज होगा तो अब यहाँ पर हमारा पोर्टफोलियो इक्विलिब्रियम पर आ जाएगा। यहाँ हमारे पास पोर्टफोलियो इक्विलिब्रियम पर नहीं था, लेकिन इस वाले पॉइंट के ऊपर जहाँ पे हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट सपोज करो कि I3 हो गया, ठीक है, यहाँ हमारा पोर्टफोलियो इक्विलिब्रियम पर आ गया। अब पोर्टफोलियो इक्विलिब्रियम पर आ गया, लेकिन बच्चों यहाँ पर हमारे पास गुड्स मार्केट तो इक्विलिब्रियम पर नहीं है। ठीक है, तो गुड्स मार्केट को इक्विलिब्रियम पर करने के लिए क्या करेंगे? जब हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है, ये हमारा फर्स्ट स्टेप के अंदर आता था बच्चों, स्टेप नंबर 1। अब स्टेप नंबर 2 की बात करते हैं। जब हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्रीज करता है तो इन्वेस्टमेंट क्या कर जाती है? इंक्रीज कर जाती है। जब इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करती है तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ती है। ठीक है, जब एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी तो एग्रीगेट डिमांड जो होगी वो हमारे आउटपुट से ज्यादा हो जाएगी। अब इस कंडीशन में क्या होगा? जब हमारा आउटपुट कम है और हमारी एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है तो इकोनॉमी क्या करेगी? नए गुड्स के प्रोडक्शन को स्टार्ट कर देगी। ठीक है, तो यहाँ पर न्यू गुड्स का प्रोडक्शन हो जाएगा, प्रोडक्शन इंक्रीज करेगा। ठीक है, जब प्रोडक्शन इंक्रीज करेगा तो हमारी लेवल ऑफ इनकम इंक्रीज करेगी। ठीक है, तो इकोनॉमी का आउटपुट बढ़ जाएगा। जब इकोनॉमी का आउटपुट बढ़ेगा तो क्या होगा? डिमांड ऑफ मनी बढ़ेगी। ठीक है, जब होल्डिंग बढ़ेगी तो कॉस्ट ऑफ होल्डिंग बढ़ जाएगी, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या कर जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज करेगा तो हमारा LM कर्व इसी वाले LM न्यू वाले के ऊपर मूव कर जाएगा और हमें ये वाला इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला न्यू वाला इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या कर जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा बच्चों, यहाँ से यहाँ। ठीक है,
तो यहाँ पर हमारे पास जो न्यू लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इंटरेस्ट और आउटपुट आया है वो कौन सा है बच्चों? एक तो I2 आया है और एक Y3 आया है, ठीक है। तो ये हमारा जो फाइनल इक्विलिब्रियम है वो ये वाला है, E डबल डैश वाला बच्चों, ठीक है। अब ये I3 को कंसिडर मत करना, ये तो सिर्फ मैंने ये ट्रांसमिशन मैकेनिज्म को समझाने के लिए किया था, ठीक है। तो हमारे पास जो इक्विलिब्रियम आएगा इकोनॉमी का न्यू वाला वो ये आएगा Y3 और I2, राइट, ठीक है। अब ये तो हमारा केस नंबर 1 जिसे हम इंटरमीडिएट के नाम से जानते हैं बच्चों। अब आता है हमारे पास केस नंबर 2 दैट इज केन्जियन केस, ठीक है। अब देखते हैं हम कि हमारी जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो केन्जियन केस में किस तरीके से वर्क करती है। तो अब आता है हमारे पास सेकंड केस दैट इज केन्जियन केस, ठीक है बच्चों। तो केन्जियन केस होता है ना, उसे हम लिक्विडिटी ट्रैप के नाम से जानते हैं, ठीक है। केन्जियन केस अगर जहां पे भी लिक्विडिटी ट्रैप लिखा हो ना उसका मतलब होता है कि हमें केन्जियन केस बताना है यहाँ पर, ठीक है। अब जो लिक्विडिटी ट्रैप है उस कॉन्सेप्ट को हम एक अलग वीडियो के अंदर पूरी तरीके से अच्छे से डिस्कस कर लेंगे, लेकिन यहाँ पर हमें ये पता चल जाएगा कि लिक्विडिटी ट्रैप होता क्या है, राइट। तो इस केन्जियन केस की अगर हम बात करें बच्चों, केन्जियन केस में होता क्या है कि जो पब्लिक होती है वो गिवन रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर सारी की सारी, चाहे इकोनॉमी के अंदर कितनी भी मनी सप्लाई हो, सारी की सारी मनी को होल्ड करने के लिए तैयार हो जाती है। क्या हो जाता है कि जो पब्लिक होती है वो गिवन रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर सारी की सारी मनी को होल्ड करने के लिए तैयार हो जाती है, चाहे इकोनॉमी के अंदर कितनी भी मनी सप्लाई चल रही हो, राइट। जिसकी वजह से हमारे पास जो होता है एलएम कर्व होता है वो हॉरिजॉन्टल बनता है, ठीक है, गिवन रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर, राइट। क्या होता है यहाँ पे एलएम कर्व क्या कैसा बनेगा? हॉरिजॉन्टल बनेगा, राइट। अगर इकोनॉमी के अंदर सेंट्रल बैंक मनी सप्लाई चेंज भी कर दे तो हमारे पास जो एलएम कर्व होता है वो शिफ्ट नहीं होता, ठीक है। तो एलएम कर्व यहाँ पर कैसा होगा? हॉरिजॉन्टल होगा, पहली बात। और दूसरी बात कि हमारे पास जो मॉनेटरी पॉलिसी आएगी उस पॉलिसी की वजह से एलएम कर्व कभी भी शिफ्ट नहीं करेगा, राइट। तो हमारे पास अगर हम ड्रामेटिकली बनाएं तो ये हमारे पास आउटपुट हो गया, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। सपोज करो इकोनॉमी के अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना है दैट इज I स्टार, ठीक है। और ये हमारे पास एलएम कर्व हो गया। तो एलएम कैसा बनेगा? हॉरिजॉन्टल बनेगा इस केस के अंदर। और ये हमारा IS कर्व हो गया दैट इज IS, ठीक है। और ये इकोनॉमी का क्या आ गया? आउटपुट लेवल आ गया दैट इज Y स्टार, राइट बच्चों। ये केस होता है। अब ये होता किस तरीके से, इकोनॉमी के अंदर वर्क किस तरीके से करता है, कहाँ से इसका ये आया है वो हम देख लेते हैं एक बारी कि हम इस तरीके से क्यों बनाते हैं इसे, ठीक है। अब देखो बच्चों, जब हुआ क्या था कि 1930s का टाइम था जब हमारी इकोनॉमी के अंदर क्या चल रहा था? ग्रेट डिप्रेशन चल रहा था। क्या था? ग्रेट डिप्रेशन। उस टाइम पर क्या हुआ था कि हमारी जो एग्रीगेट डिमांड है दैट इज एग्रीगेट डिमांड, इसके अंदर बहुत बड़ा फॉल हुआ था, ठीक है। कॉन्टिन्यूसली क्या होता जा रहा था? फॉल होता जा रहा था, यानी कि हमारी एग्रीगेट डिमांड क्या होती जा रही थी? घटती जा रही थी। और जो हमारे पास अनसोल्ड गुड्स हैं उनका एक्यूमुलेशन बढ़ता जा रहा था, ठीक है। अनसोल्ड गुड्स कौन सी होती हैं? अनसोल्ड गुड्स। अब ये अनसोल्ड गुड्स क्या है बच्चों? अनसोल्ड गुड्स वो के नाम पर हम ये जो हमारे पास रॉ मटेरियल होता है ना बच्चों, जो डायरेक्टली एग्रीकल्चर से आता है, उस रॉ मटेरियल को हम अनसोल्ड गुड्स कहते हैं, ठीक है। जहाँ पर हम उस रॉ मटेरियल का यूज सेकेंडरी या फिर फाइनल गुड्स बनाने के लिए नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ रॉ मटेरियल है, तो उसे हम अनसोल्ड गुड कहते हैं, राइट। इसका जो एक्यूमुलेशन है वो इंक्रीज करता जा रहा था, यानी कि इसका स्टॉक क्या कर रहा था? इंक्रीज कर रहा था। अब देखो बच्चों, जब लोग डिमांड ही नहीं कर रहे तो इसका जो प्रोडक्शन हो रहा है तो हम उसको क्या कर रहे हैं? उसको हम इंटरमीडिएट या फिर फाइनल गुड्स में कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं, तो इसका एक्यूमुलेशन बढ़ रहा है, ठीक है। और हमारी जो हमारी सेकेंडरी यानी कि इंटरमीडिएट गुड्स हैं और फाइनल गुड्स का प्रोडक्शन हो नहीं रहा है, क्योंकि हम एग्रीगेट डिमांड हमारी डिक्रीज हो चुकी है, एग्रीगेट डिमांड ही नहीं कर रहे हम। तो ये जो हमारे पास रॉ मटेरियल था इसका यूज नहीं किया जा रहा था आगे, ठीक है। किस चीज के लिए? फाइनल गुड्स तैयार करने के लिए, राइट। तो जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी के अंदर क्या हो रहा था? अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा बढ़ रही थी। क्या हो रहा था? अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज कर रही थी, ठीक है। अब ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस था यहाँ पर, ये पूरा का पूरा प्रोसेस क्या ले चुका था? एक क्राइसिस का रूप ले चुका था। क्या हो चुका था? यहाँ पे क्राइसिस आ चुके थे। अब ये क्राइसिस किस तरीके से थे बच्चों? देखो यहाँ पर जब क्राइसिस आए तो उस केस में क्या हुआ? जो बोरोड फंड्स की डिमांड थी वो डिक्रीज हो गई। क्या हुई? बोरोड फंड्स की डिमांड डिक्रीज हो गई,
तो यहाँ पे लोग क्या कर रहे थे, बोरोड फंड्स की डिमांड डिक्रीज हो चुकी थी, तो वो फंड्स को बोरो तो कर नहीं रहे थे, लेकिन जो बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस थे उनके पास क्या हो रहा था, ओवरफ्लो होता जा रहा था। अब जब हमारे पास बॉन्ड्स की डिमांड तो हो नहीं रही है, लेकिन बैंक्स क्या कर रहे हैं, ओवरफ्लो कर रहे हैं, तो अब क्या करेंगे बैंक्स, लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट को डिक्रीज करेंगे। ठीक है, तो उस केस में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था वो डिजास्टिकली डिक्रीज होता जा रहा था। किस चीज के लिए, जो हमारे पास लोकल पब्लिक थी उसे फंड्स के लिए अट्रैक्ट करने के लिए। ठीक है, अब जो हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट था वो डिक्रीज होते 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 बहुत मिनिमम लेवल पर आ गया। अब लेकिन हमारे पास जो केन्जियंस कहते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो कभी भी जीरो तक नहीं जा सकता, यानी कि उसकी एक मिनिमम वैल्यू रहेगी। ठीक है, और वो जो वैल्यू होगी मिनिमम वैल्यू, जीरो को टच कभी नहीं करेगी, यानी कि एक सम पॉजिटिव वैल्यू होगी जो कि जीरो से बड़ी होगी। ठीक है, अब यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या कर गया, डिक्रीज करते 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 यहाँ पे अपने मिनिमम लेवल के ऊपर आ गया। अब उस कंडीशन में हमारी जो डिमांड थी उस रेट ऑफ इंटरेस्ट, मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर हमारा एलएम कर्व क्या हो गया, फ्लैट हो गया। राइट, इसलिए जो हमारा केन्जियन केस है उसके अंदर हमारा जो एलएम कर्व होता है वो हॉरिजॉन्टल होता है, और यहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो मिनिमम लेवल ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। ठीक है, ये हमारे पास आया कि हमारे इकोनॉमी के अंदर जो एलएम कर्व है वो हॉरिजॉन्टल क्यों बनता है। नेक्स्ट चीज आती है, अब सपोज करो कि इस पूरे के पूरे प्रोसेस को शॉर्ट आउट करने के लिए हमारी सेंट्रल बैंक यानी कि आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी लेकर आना चाहती है। अब मॉनेटरी पॉलिसी या तो एक्सपेंशनरी होगी या फिर कॉन्ट्रैक्शनरी होगी। हम लेट कर लेते हैं कि वो पॉलिसी जो है वो एक्सपेंशनरी है। ठीक है, आरबीआई क्या करना चाहती है, मॉनेटरी पॉलिसी लाना चाहती है और वो पॉलिसी होने वाली है एक्सपेंशनरी। ठीक है, तो अब क्या होगा, मनी सप्लाई इंक्रीज करेगी, मनी सप्लाई क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। अब देखो हमारे पास जो बच्चों नॉर्मल वाला केस होता है, यहाँ पे बना के देखते हैं, ये आईएस है, ये एलएम है। ठीक है, ये आईएस है। अगर मनी सप्लाई इंक्रीज करती है तो हमारा आउटपुट बढ़ जाता है और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। आउटपुट बढ़ गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो गया। लेकिन अगर हम केन्जियन केस की बात करें तो इस केस में हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो तो डिक्रीज कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो ऑलरेडी एक मिनिमम लेवल के ऊपर है। इस मिनिमम लेवल से नीचे ही रेट ऑफ इंटरेस्ट जा ही नहीं सकता। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर जो मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन मैकेनिज्म है वो फेल हो जाता है, और जो हमारा न्यू वाला एलएम कर्व आता है, यानी कि शिफ्टिंग वाला जो एलएम कर्व होता है वो इसी वाले एलएम कर्व को ओवरलैप कर लेता है। ठीक है, तो हमारा एलएम नॉट भी यही है, एलएम वन भी हमारा यही है। राइट, और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास यही रहेगा। ठीक है, दोनों चीजें समझ आई। पहली चीज कि हमारा जो एलएम है वो हॉरिजॉन्टल क्यों बनता है, और दूसरी चीज जब आरबीआई जो है मॉनेटरी पॉलिसी लेकर आती है तो उसका इम्पैक्ट हमारे एलएम कर्व के ऊपर क्यों नहीं पड़ता। ठीक है, क्यों नहीं पड़ता बच्चों, क्योंकि हमारी इकोनॉमी के अंदर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो ऑलरेडी एक मिनिमम लेवल के ऊपर होता है, उससे ज्यादा मिनिमम वो जा नहीं सकता। तो इसलिए जो न्यू वाला एलएम कर्व होता है वो उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर पहले वाले एलएम कर्व को ओवरलैप कर लेता है। ठीक है, तो ये था हमारा सेकंड वाला केस, दैट इज केन्जियन केस। और इस केन्जियन केस को बच्चों हम लिक्विडिटी ट्रैप के नाम से जानते हैं, जहां पर हमारी जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है वो कंप्लीटली इनइफेक्टिव हो जाती है। अब इनइफेक्टिवनेस का मतलब क्या है कि हमारी इकोनॉमी के अंदर आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी लेकर आई, मनी सप्लाई बढ़ी, एक्सपेंशनरी पॉलिसी लेकर आई तो मनी सप्लाई बढ़ेगी, लेकिन मनी सप्लाई बढ़ने से हमारा आउटपुट बढ़ना चाहिए थे, लेकिन यहाँ पे तो बढ़ा ही नहीं। हमारा आउटपुट क्या है, अभी भी उतना ही है जितना पहले था। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारे पास मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई लेकर आई थी वो पॉलिसी इनइफेक्टिव हो गई, इसलिए हम इसको कहते हैं लिक्विडिटी ट्रैप सिचुएशन। क्या कहते हैं, लिक्विडिटी ट्रैप सिचुएशन। इसके अंदर क्या होता है, जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है वो कंप्लीटली इनइफेक्टिव रहती है। कैसी रहती है, इनइफेक्टिव रहती है। कौन सी, मॉनेटरी पॉलिसी। केन्जियन केस के अंदर हमारी जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो कंप्लीटली इनइफेक्टिव रहती है, इसलिए हम इसे लिक्विडिटी ट्रैप सिचुएशन कहते हैं। ठीक है बच्चों, ये था हमारा सेकंड केस। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास केस नंबर थर्ड, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे क्लासिकल केस को। नेक्स्ट आता है बच्चों हमारे पास थर्ड केस, दैट इज द क्लासिकल केस। ठीक है, अब क्लासिकल्स के अंदर जो हमारा एलएम कर्व है वो किस तरीके से बनता है और किस तरीके से हमारे पास मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो हमारे लेवल ऑफ आउटपुट को, रेट ऑफ इंटरेस्ट को इम्पैक्ट करती है। बच्चों देखो,
अब यहाँ पर जो हमारे पास क्लासिकल इकोनॉमिक्स हैं उनका मानना है कि क्लासिकल इकोनॉमिक्स के अंदर क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या का एक अपर लेवल होगा, ठीक है, यानी कि एक ऐसा रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास अपर लेवल पर एग्जिस्ट करेगा जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर हमारी इनकम का जो सारा का सारा सरप्लस है ना, यानी हमारी सरप्लस इनकम जितनी भी है वो सारी की सारी बॉन्ड्स में कन्वर्ट कर ली जाएगी, ठीक है, क्या कर ली जाएगी, बॉन्ड्स में कन्वर्ट कर ली जाएगी। अब यहाँ पर देखो हमारे पास जब हमारी सारी की सारी सरप्लस इनकम जो होगी वो बॉन्ड्स में कन्वर्ट कर ली जाएगी तो जो स्पेक्युलेटिव डिमांड होगी बच्चों वो हमारे पास क्या आएगी, जीरो आएगी। अब स्पेक्युलेटिव डिमांड जीरो आने का मतलब क्या है, देखो बच्चों हमारे पास डिमांड फॉर मनी क्या होती थी, दैट इज लिक्विडिटी इज इक्वल्स टू के वाई माइनस एच आई, यही होती थी, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, ट्रांजेक्शन डिमांड फॉर मनी एंड दिस इज द स्पेक्युलेटिव डिमांड फॉर मनी, ठीक है। अब ये ट्रांजेक्शन डिमांड तो एज इट रहेगी और यहाँ पर जो स्पेक्युलेटिव डिमांड है ये जीरो हो जाएगी, तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास h की वैल्यू क्या रहने वाली है, जीरो रहने वाली है, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट तो जीरो नहीं है। अब जाओ क्लास नंबर 8 के अंदर जहां पर हमने एलएम कर्व डिस्कस किया था, वहां पर हमने जो एलएम कर्व की शेप थी वो किस तरीके से, जब हमने एलएम कर्व को डिराइव किया था तो वो ओवर स्लोपिंग आया था, लेकिन हमने कहा था कि जब h की वैल्यू कम होते 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 जीरो को टच कर जाए तो उस केस में हमारा एलएम कैसा बनता है बच्चों, वर्टिकल बनता है, कैसा बनता है, वर्टिकल बनता है। तो ये हमारा आउटपुट आ गया, ये हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया और ये हमारा क्या आएगा, एलएम कर्व आ गया, ठीक है। इस केस में हमें पता चल गया कैसा बनेगा हमारे पास, एलएम कर्व वर्टिकल बनेगा, राइट। अब ये h जीरो आ गया, यानी कि हमारे पास जो स्पेक्युलेटिव डिमांड फॉर मनी है वो जीरो रहेगी। इसका मतलब होगा कि जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो हमारी डिमांड ऑफ मनी के ऊपर इनसेंसिटिव रहेगा, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहे जो भी हो लेकिन हमारी जो डिमांड फॉर मनी है वो इतनी ही रहेगी, इस पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट के चेंज होने पर इस पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला, वो सिर्फ इतनी ही रहेगी क्योंकि हमारी h की वैल्यू क्या आ चुकी है, जीरो आ चुकी है। सो दैट्स व्हाई द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इनसेंसिटिव टू द लिक्विडिटी ऑफ मनी, राइट, समझ आया। तो हमारे पास एलएम कर्व कैसा आ गया, वर्टिकल आ गया बच्चों। अब देखो यहाँ पर आईएस कर्व कैसा है, डाउनवर्ड स्लोपिंग है, ठीक है। तो हमारे पास ये तो आउटपुट लेवल आ गया और ये आ गया हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द इकोनॉमी, ठीक है। ये तो हमारे पास एलएम कर्व की शेप हुई। अब नेक्स्ट आता है कि हमारी जो सेंट्रल बैंक है दैट इज आरबीआई, वो मॉनेटरी पॉलिसी लाना चाहती है। अब सपोज करो कि मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो एक्सपेंशनरी है, कैसी है, एक्सपेंशनरी है। अगर मॉनेटरी पॉलिसी एक्सपेंशनरी होगी तो हमारी जो मनी सप्लाई होगी वो क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, ठीक है। पहले हमारे पास मनी सप्लाई इतनी थी, अब मनी सप्लाई इंक्रीज कर कर इतनी हो गई, ठीक है, दैट इज एलएम डैश, राइट। मनी सप्लाई क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। इकोनॉमी के अंदर पहला जो इक्विलिब्रियम था वो ये था, अब जो इक्विलिब्रियम आया है वो ये आया है, ई डैश, ठीक है। अब देखो हमारी इकोनॉमी के अंदर जितनी मनी सप्लाई इंक्रीज हुई, जितनी मनी सप्लाई इंक्रीज हुई उतना ही आउटपुट बढ़ गया, बढ़ा ना आउटपुट, तो ये आ गया हमारे पास y स्टार डैश के ऊपर और रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया हमारे पास ये वाला I स्टार डैश के ऊपर, ठीक है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया कम, आउटपुट लेवल हो गया इंक्रीज, राइट। और यहाँ पर हमारे आउटपुट में उतना इंक्रीमेंट आया है जितना कि हमारी मनी सप्लाई में इंक्रीमेंट आया था ड्यू टू द एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी जो मॉनेटरी पॉलिसी होगी बच्चों वो कंप्लीटली इफेक्टिव रहेगी, कैसे रहेगी, कंप्लीटली इफेक्टिव रहेगी। केन्जियन वाले केस के अंदर कंप्लीटली इनइफेक्टिव थी, इस वाले केस के अंदर यानी कि क्लासिकल केस के अंदर कंप्लीटली इफेक्टिव रहेगी, लिख देती हूं मैं, इफेक्टिव रहेगी, ठीक है। और कैसी, कंप्लीटली इफेक्टिव रहेगी बच्चों। देखो बच्चों अब हमने यहाँ पर इंटरमीडिएट केस पढ़ लिया, केन्जियन पढ़ लिया और क्लासिकल्स पढ़ लिया, ठीक है। अब इन तीनों के तीनों केस को हम एक ही डायग्राम के ऊपर मैच करके देखते हैं, राइट। देखो ये आउटपुट था, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट था,
ठीक है। अब हमारे जो एलएम कर्व की शेप होती है वो किस तरीके से बनती है बच्चों? हॉरिजॉन्टल होता है, फिर अपवर्ड स्लोपिंग होता है, ठीक है, और फिर यही अपवर्ड स्लोपिंग वर्टिकल बन जाता है इस तरीके से, राइट। ये होता है बच्चों हमारे पास एलएम कर्व, ठीक है। अब देखो यहां से लेकर यहां तक की जो रेंज है ये तो है हमारे पास केंजियन रेंज, ठीक है, और ये वाली जो रेंज है बच्चों, ये वाली जो रेंज है हमारे पास इंटरमीडिएट, ठीक है, और ये जो है हमारे पास ये है क्लासिकल, राइट। तीनों रेंज दिखाई दे रही है बच्चों। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल बनता है, इंटरमीडिएट में अपवर्ड स्लोपिंग बनता है और क्लासिकल्स में वर्टिकल बनता है, ठीक है। अब हम देखते हैं इसके इफेक्ट को। तो ये आया हमारे पास एलएम। देखो अब हर रेंज के अंदर एक ना एक आईएस तो बना होगा। यहाँ पर बना एक आईएस, दैट इज आईएस, ठीक है। यहाँ पर बना दूसरा आईएस कर्व, दैट इज आईएस। यहाँ पे बना तीसरा आईएस कर्व, ठीक है। अब सपोज करो कि हमारी जो सेंट्रल बैंक है दैट इज आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी लेकर आती है। मॉनेटरी पॉलिसी दो तरह की होती है, एक कॉन्ट्रैक्शनरी, एक एक्सपेंशनरी। अब यहाँ पर लेट कर लेते हैं कि जो मॉनेटरी पॉलिसी थी वो कौन सी थी? एक्सपेंशनरी थी, ठीक है। पॉलिसी कैसी थी हमारे पास? एक्सपेंशनरी थी। तो हमारा जो एलएम कर्व होगा वो राइट वर्ड शिफ्ट करेगा बच्चों। किधर शिफ्ट करेगा? राइट वर्ड शिफ्ट करेगा। अब जब वो राइट वर्ड शिफ्ट करेगा तो जब हमारे पास जो केन्जियन रेंज था, केन्जियन रेंज के अंदर तो वो उसी लेवल ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट को क्या कर लेता था? ओवरलैप कर लेता था, ठीक है। तो इस केस में तो इतना ही रहने वाला है बच्चों हमारे पास। जो हमारा एलएम कर्व है केन्जियन के केस में इसी तरीके से रहेगा, इसको पूरा का पूरा ओवरलैप करेगा, ठीक है। अब आता है हमारे पास इंटरमीडिएट केस। इंटरमीडिएट केस के अंदर बच्चों देखो हमारा एलएम कर्व जो बनेगा वो इस तरीके से बनेगा, ठीक है। ये हमारा शिफ्टिंग वाला है। जब आरबीआई कैसी एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी लेकर आई है, ठीक है, यहां तक तो उसने पहले वाले को ओवरलैप किया, फिर जब इंटरमीडिएट केस आया तो हमारा ये वाला बन गया, और जब हमारे पास क्लासिकल केस आया तो हमारे एलएम कर्व की जो शेप होगी वो वर्टिकल बनेगी इस तरीके से, ठीक है। तो ये बन गया हमारा एलएम डैश। समझ आ रहा है बच्चों? देखो ये हमारे पास केन्जियन केस थी, केन्जियन रेंज थी, ये इंटरमीडिएट रेंज थी और ये क्लासिकल रेंज थी, ठीक है। जब आरबीआई एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी लेकर आती है तो मनी सप्लाई उस केस में इंक्रीज कर जाती है। जब मनी सप्लाई इंक्रीज करती है तो हमारा एलएम कर्व राइटवर्ड शिफ्ट करता है, लेकिन केन्जियन केस कहता है कि जो एलएम कर्व होगा वो पहले वाले को ही ओवरलैप करेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट तो चेंज होगा ही नहीं उसके अंदर, क्योंकि वो रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑलरेडी मिनिमम लेवल पर है, इस वाले लेवल पर है, इस वाले लेवल के ऊपर है, आई स्टार के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला जो पोर्शन होगा ये कौन सा पोर्शन होगा? ये लिक्विडिटी ट्रैप का पोर्शन होगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास इंटरमीडिएट केस। इंटरमीडिएट केस में हमारा जो एलएम होगा वो अपवर्ड स्लोपिंग बनेगा, और सबसे लास्ट आता है हमारे पास क्लासिकल रेंज। क्लासिकल रेंज के अंदर हमारा जो एलएम होगा वो वर्टिकली शिफ्ट कर जाएगा, ठीक है। तो अब देखो बच्चों यहाँ पर क्या कर रहा है, ये हमारे पास ये क्या कर रहा है? डाइवर्ज कर रहा है कि नहीं कर रहा? यानी कि जैसे जैसे ऊपर जाते जा रहे हैं हमारा एलएम कर्व क्या करते जा रहे हैं? एक दूसरे से अलग होते जा रहे हैं, हो रहे हैं ना। पहले देखो स्टार्टिंग एक ही पॉइंट से हुई थी, लेकिन वहां तक जाते जाते हमारे दोनों के दोनों एलएम कर्व क्या हो रहे हैं? डाइवर्ज हो रहे हैं। तो एलएम कर्व क्या करता है बच्चों? डाइवर्ज करता है। क्या करता है? डाइवर्ज करता है। अब देखो यहाँ पर हमारे पास जो हमारे पास मॉनेटरी पॉलिसी आई है उसका इफेक्ट किस तरीके से पड़ेगा। जब हम केन्जियन केस के अंदर थे तो आउटपुट इतना था, दैट इज वाई स्टार, ठीक है। या फिर हम नंबरिंग ले लेते हैं बच्चों। जब हम केन्जियन केस के अंदर थे तो हमारी दोनों एलएम कर्व के ऊपर जो हमारा आउटपुट था वो y1 था, ठीक है। अब जब हम इंटरमीडिएट रेंज के अंदर थे, इंटरमीडिएट के अंदर जो आउटपुट था वो इनिशियली इतना था, दैट इज y2, लेकिन जब आरबीआई एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी लेकर आई तो आउटपुट हमारा ये वाला बन गया, दैट इज y3, E1, E2, E3, ठीक है। देखो बच्चों यहाँ पर हमारे पास जो मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई लेकर आई उसके हिसाब से आउटपुट बढ़ना चाहिए था इतना, क्योंकि ये एक्सेस सप्लाई थी ना मनी की,
तो आउटपुट बढ़ना चाहिए था इतना, लेकिन बढ़ा कितना, सिर्फ इतना सा, सिर्फ इतना बढ़ा ना, ये वाला पोर्शन बढ़ा आउटपुट का। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो मॉनेटरी पॉलिसी थी इफेक्टिव थी लेकिन कंप्लीटली नहीं थी। कैसी थी मॉनेटरी पॉलिसी? इफेक्टिव थी लेकिन कंप्लीटली इफेक्टिव नहीं थी, और यहाँ पर तो कंप्लीटली इनइफेक्टिव थी। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है हमारे पास क्लासिकल वाली रेंज बच्चों। इस वाली रेंज के अंदर हमारे पास जो इक्विलिब्रियम था पहले वो था E4, और जब आरबीआई पॉलिसी लेकर आई तो इक्विलिब्रियम बन गया हमारे पास E5। ठीक है, E5 बन गया ना, E5 बन गया। अब आरबीआई ने जितनी मनी सप्लाई इंक्रीज की, हमारे पास आउटपुट भी उतना ही बढ़ गया। पहले आउटपुट था ये वाला, फिर आउटपुट हो गया ये वाला, राइट, ये इस तरीके से, दैट इज Y4 to Y5। तो इस वाले केस में मॉनेटरी पॉलिसी कंप्लीटली इनइफेक्टिव थी। कैसी थी? इनइफेक्टिव। यहां पर सिर्फ इफेक्टिव थी, मतलब आउटपुट पे इफेक्ट पड़ा, चाहे थोड़ा ही पड़ा लेकिन पड़ा। और इस वाले केस के अंदर कंप्लीटली इफेक्टिव थी। ठीक है बच्चों, तीनों केस समझ आए? यहाँ पे इनइफेक्टिव थी, कंप्लीटली इनइफेक्टिव, यहाँ पे सिर्फ इफेक्टिव थी, और यहाँ पे कंप्लीटली इफेक्टिव थी। ठीक है, तो बच्चों ये होती है हमारे पास एलन कर्व की रेंज। तीनों रेंज अच्छे से समझ आई? तो हमारे पास जो मॉनेटरी पॉलिसी है तीन तरीके से इफेक्ट डालती है, एक केन्जियन केस में, एक इंटरमीडिएट केस के अंदर, और एक क्लासिकल केस के अंदर। राइट, तीनों के तीनों रेंज आपको अच्छे से समझ आई? ये थी हमारी आज की क्लास। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे चैनल की आने वाली लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।